ठीक नहीं लिख पा रहा जितना टॉपर्स लिख पाते हैं ना, वो तो बहुत ही अलग ही है। अरे कोई नहीं, वो धीरे धीरे समय के साथ आ जाएगा। जब आप बार बार आंसर राइटिंग सॉरी रिवाइज करोगे, दूसरी बात बहुत सारे सब्जेक्टों को एक साथ रिवाइज करोगे तो उन सब्जेक्ट के पॉइंट भी तुम्हारे साथ आएंगे, तब जाके वो बेस्ट आंसर बनता है। वो टाइम लगेगा उन चीज़ों में, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ याद रखना, एक प्रोसेस होती है, प्रोसेस जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वो मजबूत होती जाएगी, तो उसके लिए टेंशन मत लो, ठीक है। यह माना जाता है कि मानवीय कार्यों में नैतिकता का पालन किसी संगठन या व्यवस्था के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करेगा। यह अजम्पशन है। यदि हाँ तो नैतिकता हमारे जीवन में किसे बढ़ावा देना चाहती है, जीवन किसे बढ़ावा देना चाहती है, दिन प्रतिदिन कामकाज में उसके सामने आने वाले संघर्ष के समाधान में नैतिक मूल्यों को किस प्रकार सहायता करते हैं। अब देखो, एक आपको इसको आर्ग्यू करना है कि आप यस या नो। यदि हाँ तो फिर कैसे बढ़ावा देना चाहती है, दूसरा पॉइंट ये हो गया। दिन प्रतिदिन कामकाज में उसके सामने आने वाले संघर्ष समाधान में नैतिक मूल्य किस प्रकार सहायता करते हैं। फिर आपको, तो ये बहुत लंबा क्वेश्चन है ये। नैतिकता मानवीय, ये सारे क्वेश्चन है तो 90% है ही 10 नंबर के। अब ये बड़ी दिक्कत होती है कि कभी जगह कम पड़ जाती है। और कोई ना, अभी तो लिखा करो खुल के, अभी मत उस चीज़ों को ध्यान दो, समझ में आया। अभी मत सोचा करो, अभी लिखिए आप जितना पॉइंट कलेक्ट कर सकते हैं। नैतिकता मानवीय आचरण का मानदंड है जो किसी व्यक्ति संस्था के लिए उचित अनुचित सही गलत का निर्धारण करती है। यह केवल नियमों का अनुपालन नहीं बल्कि जीवन की दिशा प्रदान करने वाली चेतना भी है। मैंने कितनी बार बोला, आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिया करो एक। यहाँ सर नहीं समझ आ रहा, मैंने बहुत कोशिश करी सर, मैंने आगे भी 5-10 सारे क्वेश्चन लिखे ना, मेरे को यहाँ सर कभी एग्जाम्पल समझ ही नहीं आता कि यहाँ क्या लिखूं मैं। मतलब ये जो आप डिफाइन कर रहे हो ना, इसी को ही। अब जैसे मान के चलो, वो तो आचरण संहिता होती है, सिविल का इनकी आचरण संहिता होती है, तो ये जो सिविल सेवक होते हैं उनका अच्छा आचरण करने के लिए अनुदेशित करती है ना, तो बस हो गया एग्जाम्पल। हाँ सर, ये सर मेरे को तो ऐसा लगता है कि ना मैं आगे बॉडी पॉइंट में तो ये लिख ही दूंगा, इसलिए यहाँ के रिपीट कर रहा हूँ। ऐसा लगता है वो रिपीट हो जाएगा पॉइंट से। तो वहाँ मत लिखा करो ना, जब यहाँ लिख दिया करो उस एग्जाम्पल को आगे यूज मत करो, समझ में आया। ठीक है सर। तो वो मतलब उससे क्या है ना, थोड़ा एग्जाम में क्लियरिटी हो जाती है कि हाँ बच्चा जो इस टॉपिक को समझ गया है। चलो ठीक है। नैतिकता मानव जीवन में बढ़ावा प्रोत्साहन, अरे नहीं, पहले आप इस क्वेश्चन को समझिए। पहले आपको यह माना जाता है कि मानवीय कार्य में नैतिकता पालन किसी संगठन व्यवस्था सुचारू कामकाज सुनिश्चित करेगा। यदि हाँ तो पहले आप यस करो, हाँ कैसे करेगा फिर नहीं, समझ में आया। दोनों तरीके से, ऐसे नहीं होता आंसर। तीन डिमांड थी इसकी। यहाँ पे आप पहले हाँ करोगे तो आप कैसे, हाँ कैसे बढ़ावा दोगी, नहीं होगा तो फिर कैसे संघर्ष आएंगे, नहीं होगा तब फिर उनका कैसे समाधान होगा, आगे जाके फिर समाधान भी लिखने हैं आपको। अच्छा, तो उस तरीके से बड़ी है। तो सर इसका पता ना, इसका सर इसमें मतलब ये कैसे, इसमें क्या पॉइंट जोड़े जो आपने बताया। यदि अब देखिए ये तो आपको जैसे यही जो आप हेडलाइन था इसी पे बोल देते, बस एक लाइन ये जोड़ते, हाँ नैतिकता हमारे जीवन में कैसे बढ़ावा देना चाहती है, तो आप बढ़ा ये बस हाँ देती है, तो उसके लिए प्रोत्साहन के लिए आपने बता ही दिया। सदाचार, नीति निर्माण, महात्मा गांधी, सत्य, कर्तव्य बोध, उत्तरदायित्व, लोक सेवा, नियमों का अनुसार, न्याय, समानता, समझे। अब इतने एग्जाम्पल मत देना क्योंकि तो इतना टाइम नहीं होता है। 3 एग्जाम्पल दो, हो जाओ। अब फिर यहाँ पे दो कि कब नहीं देती है, समझ में आया। तब उसके फिर 1-2 एग्जाम्पल उसके दे दो। जब व्यक्ति का भाई स्वार्थ हावी हो जाता है, ठीक है, व्यक्ति जो है लाभ देखने लग जाता है, ठीक है, तो समय की बात है, तब वो नैतिकता को साइड में कर देता है, ये हकीकत है, समझ में आया। तो वो 2 पॉइंट लिख के फिर उसके बाद में फिर अब ये आखिरी वाली जो डिमांड है इस पे जाओ। दिन प्रतिदिन कामकाज में उसके सामने आने वाले संघर्षों समाधान नैतिक मूल्य किस प्रकार सहायता करते हैं। अब जैसे अब फिर यहाँ पे डायलेमा दिखा दो, जैसे व्यक्तिगत हित और वर्सेस सार्वजनिक हित, बस हो गया डायलेमा। अब डायलेमा तो इसका कैसे समाधान करेगा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति नैतिक होगा तो सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देगा, तो बस ये हो गया। ऐसे करके 3 एग्जाम्पल यहाँ पे दे दो, हो गया काम, हो गया कंप्लीट आंसर। फिर बाद में लिख दो कि जो नैतिकता है वो हमेशा सार्वजनिक हितों की पूर्ति के लिए ही अपने को बड़ा प्रोत्साहन देती है और वो सबके सर्वजन कल्याण में काम होता है, तो इससे देश का और सबका समाज राष्ट्र का प्रगति होती है उससे, तो इसलिए हमें नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहन देना चाहिए। खत्म बात, समझ में आया। अगला, सत्यनिष्ठा ऐसा मूल्य है जो मनुष्य को सशक्त बनाता है। उपयुक्त दृष्टांत सहित औचित्य सिद्ध कीजिए। अब देखो यही वही चीज़ आ गई, औचित्य सिद्ध, मतलब समझ में आया ना। देखो ये चीज़ हमेशा याद रखना है, मतलब देखो इथिक्स का आंसर हो या ऐसे हो कोई भी हो, जिसमें आप काउंटर आर्गूमेंट करोगे ना उतने अच्छे नंबर मिलते हैं। तो ये जैसे पहले चीज़ हो गई, मनुष्य सशक्त बनाता है, पर आपको काउंटर भी करना है कि कब सशक्त नहीं भी बनाता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। 1 मिनट रुकना, 1 मिनट। हेलो
समझ में आया? तो काउंटर जरूर किया करो, ठीक है? तो आपको बताना चाहिए कि आपको दूसरा पक्ष भी बताना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे वही देखो, फिर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल डाल लो, ये आदत थोड़ा डेवलप करो अपने अंदर, सत्यनिष्ठ का एग्जाम्पल, चाहे एक लाइन का एक वर्ड का ही क्यों ना हो, अपन एग्जाम्पल डालिए। देखो एक तो डेफिनेशन अच्छे से याद कर लो, और जस्ट हर डेफिनेशन का एक एग्जाम्पल आपके पास, इथिक्स में इसी से नंबर मिलेंगे, ये बात याद रख लेना। आर्गुमेंट के लिए सर जैसे मैं उदाहरण कर लूं कि किसी का, बस वही बेहतर रहेगा ना सबसे, कि कोई ऐसे कोई दिक्कत नहीं। आर्गुमेंट में ये होता है ना, जैसे मान के चलो भाई सत्य बोलने के फायदे होता है ना, तो सत्य बोलने के नुकसान भी होते हैं, तो ये आर्गुमेंट हो गया बस। समझ में आया? हर जगह सत्य नहीं बोल सकते ना, जैसे मान के चलो आपको आतंकवादी पकड़ ले और आप, स्वाभाविक सी बात है कि आपको पता है कि भारत के परमाणु बम कहाँ पे रखे हुए हैं, तो आप सच बोल दोगे तो स्वाभाविक सी बात है आपके लिए हानि हो जाएगी ना, पूरे देश के लिए हानि हो जाएगी। समझ में आया? तो आर्गुमेंट है ना भाई, ये चीज याद रखना, यूपीएससी में ऐसे तो बंदे चाहिए ना जो क्रिटिकली थिंकिंग करते हो। भाई आप किसी चीज के पॉजिटिव देख रहे हो ना, तो उसका नेगेटिव भी आपको पता होना चाहिए, तभी तो आपकी एक लॉजिकल पर्सनालिटी बनेगी ना। आपको स्वाभाविक सी बात नहीं, तो फिर वो एक पक्षी विचारधारा वाली बन जाती है ना। जैसे एक मैं सिंपल सा लॉजिक देता हूँ, ध्यान समझना। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है कि हाँ भाई हिंदू राष्ट्र, ये सब सारी चीज़ें, एक धर्म का मतलब गवर्नमेंट भी उसी की है, पोलराइजेशन हो रहा है उस चीज़ का। अब जो अंधभक्त होते हैं वो क्या करते हैं, वो बस उसी विचारधारा में भेज देते हैं, भाई सब तो है, सनातन धर्म लाना, ये है फलाना दिखाना, पर वो दूसरे पक्ष को नहीं देख पाते हैं। अब जब वो दूसरे पक्ष को नहीं देख पाते, तो स्वाभाविक सी बात है कि दूसरे जो धर्म के लोगों के साथ जो होता है, दुराचार होता है, हानि होता है, उनके साथ शोषण होता है। तो फिर एक प्रशासक का अगर ये ऐसा रहेगा, अंधभक्त रहेगा, तो कैसे काम चलेगा? इसीलिए इथिक्स का पेपर हो या ऐसे का पेपर हो, ये इसीलिए होते हैं, आपका सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाता है एग्जामिनर, कि आप भाई सेकंड व्यू में जाके देख रहे हो नहीं देख रहे हो। समझा सर? समझ में आया? तो इसीलिए आंसर भी आपको उसी तरीके से होने चाहिए। ठीक है सर। तो वो चीज हमेशा याद रखो, लॉजिकल पर्सनालिटी तभी बनेगी। सर अब जैसे मैंने इसमें फॉर्मेट चेंज करने की कोशिश करी थी, अब मेरे को लगा कि इसमें जैसे ये पूछ रहे कि उदाहरण के साथ समझाओ, तो फिर मैंने सर 2 उदाहरण दिए, वो मेरे को ठीक लगा। नहीं सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। सर कोई फॉर्मेट तो फिक्स नहीं है ना सर एथिक्स में, कि जैसे बाकी जीएस के पेपरों में होता है? कैसा मतलब? इसका तो थोड़ा बहुत जैसे बाकी में तो सर अपने हेडिंग बना के पॉइंट वाइज डाल देते हैं सीधा सीधा सीधा, इसमें तो थोड़ा बहुत ऐसे कर सकते हैं ना कि पैराग्राफ वाला। अरे पैराग्राफ में जहाँ जरूरत हो पैराग्राफ में लिखो, ये कोई जरूरी नहीं होता है, ये बात याद रखना। क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग बढ़ा करो। समझ में आया? अब यही तो ये बच्चे गलती करते हैं, हर चीज को तुम पॉइंट फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, और हर चीज को तुम पैराग्राफ में नहीं लिख सकते, दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। समझ में आया? जहाँ जरूरत है पैराग्राफ हो के वहाँ पैराग्राफ, देखो जहाँ आर्गुमेंट देना होता है ना, तो वहाँ पे पैराग्राफ में लिखना होता है, वो चीज़ हमेशा याद रखना। तो ये आपने देखो सत्यनिष्ठा मानव को सशक्त बनाती है, आपने एग्जाम्पल दे दिए, परंतु याद रखना कि सत्यनिष्ठा मानव को कमजोर बनाती है, एक आध एग्जाम्पल वो भी दे दो काउंटर में। ठीक है। अब देखो ये जरूरत नहीं थी क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन की डिमांड है ही नहीं। ये बस सर ये 2 उदाहरण ही देने थे इसमें। हाँ, वो एक और एग्जाम्पल बढ़ा दो, फिर जो है ना काउंटर भी कर दो। भाई सत्यनिष्ठा ऐसा नहीं कि मनुष्य को सशक्ति बनाती है, कई बार बहुत जगह सत्यनिष्ठता हानिकारक भी हो जाती है। हाँ सर वो तो समझ आया कि आप सत्यनिष्ठा इंटीग्रिटी अगर मान के चलोगे ना, तो आपके पारिवारिक संबंध हमेशा खराब रहेंगे, ये बात याद रख लेना, आपके रिश्ते नातेदारी चीजें खराब रहेगी। जी सर, पर सर मेरे को ऐसा लगा जैसे इस क्वेश्चन में मांगा गया है, तो मेरे को ऐसा लगा कि इसमें बताना चाहिए। अच्छा जैसे मैंने उदाहरण दे दिए, तो फिर ये अच्छा ये गुण दे दिए जैसे नैतिक साहस, और ये सब चीजें ऊपर वाले में है, मतलब ये अगर सिंपल सा इतना बोला कि भाई जो सत्यनिष्ठ ऐसा मूल्य जो मनुष्य सशक्त बनाता है, अगर आपको ऐसा लगता है तो एग्जाम्पल दीजिए और इसको सिद्ध कीजिए आप। तो बस आपने एग्जाम्पल दे दिए, तो सर मेरे को तो ये लिखने की जरूरत नहीं थी, ये डिमांड नहीं है इसका, ये डिमांड है ही नहीं, ये डिमांड है ही नहीं। तो ये बात याद रखना। देखो इसीलिए मैं बता रहा हूँ ना, देखो 10 नंबर क्वेश्चन है ना, देखो एक चीज याद रखना, अपने को ऐसा लगता है कि मैं पूरा पेज भर के आऊंगा नंबर मिलेगा, अरे भाई वो जो पूछ रहा है ना वो दीजिए आप जवाब, बस आप ना ये एक और एक पॉइंट यहाँ पे एड और करके लिख दोगे, और एक आध काउंटर में लिख दोगे ना, आपको आराम से 5 नंबर मिल जाएंगे 10 में से। ये चीज हमें दो जैसे मैंने उदाहरण पक्ष में दे दिया, 2 विपक्ष में दे देता। मेरा माने कि देखो जैसे नहीं सुनो, ये पॉजिटिव पक्ष ज्यादा है ना, तो इसके 3 एग्जांपल दो, 2 अपोजिशन में दो, मतलब ये पॉजिटिव चीज है ना। जब नेगेटिव चीज हो तो हाँ उसका फिर ज्यादा काउंटर करना। समझ में आया?
उसको पॉजिटिव कम दिखाओ, नेगेटिव ज़्यादा। जैसे अपन केस स्टडी सोल्व करते हैं, अब जैसे जिनको अपने को जो ऑप्शन होता है उनको नहीं लेना होता, अब उनका क्या करते हैं, अपन ज़्यादा बुराई कर देते हैं। तो बस वही ऑप्शन यहाँ पे भी होता है, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि अपने को फिर उससे पता रहता है ना कि अपने को क्या चूज़ करना है। भाई सत्यनिष्ठ अच्छी चीज़ है, आप वो दिखाओगे, पर तो इसका नेगेटिव पक्ष भी दिखाओगे आप, वो चीज़ हमेशा याद रखना। फिर आपको आखिर में लिखना है कि सत्यनिष्ठा व्यवहारिक भी है और स्वाभाविक सी बात है कि प्रशासनिक दृष्टिकोण और या राजनीतिक दृष्टिकोण देश के सार्वजनिक हित के लिए है, परंतु कभी कभी व्यक्तिगत जो संबंध होते हैं तो उन चीज़ों के लिए कुछ त्याग भी जरूरी होता है, बस ठीक है। आप देखो अभी हर व्यक्ति से अब तुम सब कुछ अपेक्षा नहीं कर सकते हो ना कि वो अच्छा फादर भी बने अच्छा हस्बैंड भी बने, मतलब समझ रहे हो ना कोई रोल तो उसका खराब होगा ही ना, परंतु सार्वजनिक हित में किस में साधा जा रहा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। देखो यही तो एक पद को लेके बात होती है ना, जब भी देखो एक चीज़ याद रखना कि आप सामान्य जीवन में अगर आप अधिकारी लेवल पे नहीं हो, आप कुछ भी कर रहे हो अगर, क्योंकि हो उससे क्या होगा, आपका हो सकता है आपका खुद का व्यक्तिगत जीवन प्रभावित होगा, आपका हो सकता है घर वालों का प्रभावित हो, है ना। पर जब आप सार्वजनिक पद पे होते हो ना तो वहाँ का उत्तरदायित्व तो आपका अलग अलग बन जाता है। आपका परिवार का क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है, आप सार्वजनिक जिम्मेदारी, क्योंकि आपके नीचे भाई 100 लोग हैं, हजारों लोग आपका जीवन पे आप पे निर्भर है, तो आप वहाँ पे नैतिक होना आपके लिए जरूरी हो जाता है, ना कि परिवार के लिए चलो चलेगा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई समझ में सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा ना। अब मुझे बताइए जैसे IPS हो चाहे IAS हो, इनका 24/7 वर्क आवर रहता है, ठीक है, ऐसे कोई फिक्स नहीं रहता है, जब बुलाना होगा तब जाना ही होगा। जो आर्मी के जवान होते हैं वो भी सब, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब स्वाभाविक सी बात है कि आपकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपके कार्य के प्रति है। अब ये सोचो कि नहीं मेरा परिवार प्राथमिकता, तो परिवार को प्राथमिकता नहीं दे सकते ना, फिर समझ बता पद का त्याग कीजिए, अपना परिवार के साथ दीजिए अपना टाइम, तो यही होता है बस। हाँ बस ये है कि देखो सामान्य परिस्थितियों में है ना बैलेंस बनाया जा सकता है, परंतु जब असामान्य परिस्थितियाँ हो जाती है तब भाई किसी को तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, कि आप परिवार को त्याग दीजिए या फिर अपना राष्ट्र के जो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको त्याग दीजिए। ऐसा नहीं होगा ना कि आप जब मान के चलो कि अब आप भी देखो, मान के चलो जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, अब उस टाइम सैनिक बोल दे कि हमें तो घर जाना है, तो हाउ इट इज पॉसिबल, समझ रहे हो ना मतलब। वहाँ पे राष्ट्र जब खतरे में है तो आप अपने परिवार को प्राथमिकता कैसे दे सकते हैं, तो वो चीज। तो सर बस इसमें 3 पॉजिटिव 2 नेगेटिव उदाहरण देके और कंक्लूजन लिख के कहानी खत्म, कोई जरूरत इसमें ज्यादा डिमांड है ही नहीं इसकी। यही तो बात है लॉजिकल पर्सनालिटी। और देखो एथिक्स और ऐसे का जो पैटर्न है वो सेम ही रहता है। जब आप एथिक्स में एग्जांपल तैयार कर लोगे ना तो ऐसे भी आप बहुत अच्छा लिखोगे, ये बात याद रखना। अरे इसीलिए ना कभी भी मैं कोई चीज़ तुम्हें लॉजिक बताता हूँ, ध्यान से समझना। जिनके एथिक्स में नंबर अच्छे आते हैं उनके ऐसे में भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ये आप नोटिस कर लेना किसी भी टॉपर का। और जिनके एथिक्स के नंबर कम है उनके ऐसे भी नंबर कम होंगे, आप देख लेना उठा के। हाँ तो वो तो देगा है, वो लगभग बराबर से एथिक्स के वो वाले उदाहरण और ये उदाहरण यूज होते रहते हैं आपस में। और दूसरा लॉजिकल आर्गुमेंट भी देना सीख जाते हो ना, लॉजिकल आर्गुमेंट भी देना सीख जाते हो। हाँ सर, वो सर ऐसे के नोट्स और एथिक्स के नोट्स पढ़े थे ना, तो दोनों के वो उदाहरण तो लगभग वैसे ही मिलते हैं। अरे एक और चीज बताता ध्यान देखना, जिनके GS में अच्छे नंबर रहेंगे ना उनका कोई जरूरी नहीं कि ऐसे और एथिक्स में नंबर अच्छे रहेंगे। अच्छा, क्योंकि GS एक फैक्ट है ना, कोई रट उठा के लिख देगा। अब यहाँ पे जब तक आप दिमाग नहीं चलाओगे तब तक नहीं लिख पाओगे, ये बात याद रखना। सर अभी जैसे ये जो कोर्ट वाले जो क्वेश्चन है इनका थोड़ा सा फॉर्मेट भी बता दे रहे मेरे को, क्योंकि मैंने सर जो टॉपर्स देखो सिंपल सा इसका फॉर्मेट इसका यही होता है। सबसे पहला जो तरीका होता है, मतलब आप अपने लेवल पे इसको समझने का प्रयास करो कि इस आदमी ने उसको क्या समझा होगा। जैसे मान के चलो ये है, आपको क्या करने का अधिकार है और आपको क्या करना उचित है के बीच के अंतर का जानना नैतिकता है। अब जितना नज़दीक आप पहुंच पाओ इसके कि इस व्यक्ति ने मतलब रियलिटी में क्या समझा होगा, अगर आप सबसे पहले स्टार्टिंग में है ना इसको एक्सप्लेन करना होता है, फिर है ना इसके एग्जाम्पल देने होते हैं, समझ में आया। बस यही होता है। पहले आप इसका इंट्रोडक्शन में इसको समझा दो, भाई ये व्यक्ति किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है और इसका कहने का मतलब क्या है, ठीक है। जैसे मान के चलो कि आप एक IAS अधिकारी हो, आपके पास बहुत सारे राइट्स होते हैं, ठीक है सर। अब उन राइट्स में आप चाहो तो गलत यूज भी कर सकते हो और सकारात्मक यूज भी कर सकते हो, ठीक है। पर जो इन दोनों के बीच में सही और गलत के बीच में जो अंतर होता है वही तो नैतिकता होती है, बस हो गया। जैसे फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट आपका व्यक्ति का नैतिक विकास के लिए या जो भी है राजनीतिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, परंतु वही जो अगर फंडामेंटल राइट दूसरों की स्वतंत्रता छीनने लग जाए तो आर्टिकल 19(2) लग जाता है उनके खिलाफ,
स्वाभाविक सी बात है। तो ये जो है अंतर आर्टिकल 19(1) और आर्टिकल 19(2) इसके बीच में जो डिफरेंस है यही आपकी नैतिकता है कि आप इसका सम्मान, ये किसी का दूसरों की प्राइवेसी को हनन मत करो, ठीक है, दूसरे का जो है डिग्निटी उसका सम्मान करो। तो स्वाभाविक सी बात, अगर ये करोगे तो आप अपने अधिकारों को अच्छे से जी सकते हो, यही नैतिकता है। अब इसका एक और एग्जांपल तुम दे सकते हो सुप्रीम कोर्ट की पावर को लेके। भाई सुप्रीम कोर्ट जब तक अपने जुरिडिक्शन में अगर काम कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर जैसे वो जुरिडिक्शन की सीमा को लांघ देता है, ठीक है, तो वो स्वाभाविक सी बात है कि फिर वो अनैतिक हो जाता है। सही बात है भैया, पावर ऑफ सेपरेशन का उल्लंघन है वो। ऐसे 2-3 एग्जांपल दे दो अलग अलग फील्ड से, हो गया काम। फिर तो सर ये फॉर्मेट सही नहीं है जो मैंने लिखा है, क्योंकि मैंने सर टॉपर्स की कॉपी देखी ना, उसमें तो सर उन्होंने पैराग्राफ में लिखे, जैसे मैंने सर अगला क्वेश्चन शायद पैराग्राफ वाला दिया है। नहीं देखो ऐसा कुछ नहीं, देखो जैसे आपने ये लिखा ना, बस यहाँ पे ये याद रखना कि बस यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर देना कि ये क्या चाह रहा है, बस खत्म बात, ठीक है। उसके बाद आपने सही दिया है, ये सही है, कानूनी अधिकार बताओ, नेटिज्म सही है, निजता का अधिकार बनाओ, डेटा संरक्षण, पर थोड़ा ये एग्जाम्पल एक ही साइड में हो गए, ठीक है। अच्छा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ना ये है कि पैराग्राफ राइटिंग थोड़ा क्लियर हो जाता है, पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये याद रखना, पैराग्राफ राइटिंग में थोड़ा अगला ही क्वेश्चन है। हाँ, ये अगला ही क्वेश्चन है सर जो पैराग्राफ में मैंने लिखने की असत्य भी सत्य के स्थान लेता है यदि उसका परिणाम निस्संग। तो मैंने अभी जो बताया था परमाणु बम वाला, हो गया, ये उसी का एग्जांपल है ये, जी सर, ठीक है। तो इसको पहले एक्सप्लेन कर दो आप कि वो क्या कहना चाह रहा है। कुछ मामलों में झूठ भी है, छल जैसे प्रतीत होता है, वास्तव में किसी बड़े उद्देश्य प्राप्ति के लिए आवश्यक कदम हो सकता है। अंतिम लक्ष्य त्रुटि जनहित प्राप्त करना होगा, जिसके लिए कभी कभी त्याग और समझौता करना पड़ सकता है। ये कथन नैतिक निर्णय लेने संदर्भ महत्व को उजागर करता है, जो किसी सदस्य दोषी स्थिति में नहीं हो सकता। नहीं बन यहाँ पे चलो हाँ, यहाँ दिए एग्जाम्पल। डॉक्टर मरीज को निराश होने और हताश होने से बचाने के लिए उसकी बीमारी गंभीरता के बारे में झूठ बोल सकता है, ठीक है। युद्ध के दौरान एक सैनिक अपने सैनिक बल के युद्ध के बारे में दुश्मन से झूठ बोलकर हमले को रोक सकता है, जिसे दोनों पर्सन जानने की हमें हानि हो, ठीक है। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं, सही है, ये भी पैटर्न सही है। सर ये पैटर्न सही है कि वो वाला ठीक रहेगा? देखो जहाँ पे अगर आप ज़्यादा एग्जाम्पल याद हो, ज़्यादा एग्जाम्पल, तो ये वाला पैटर्न यूज करो। अब जहाँ पे आपको लग रहा है कि मुझे 1-2 एग्जाम्पल याद आ रहा है, तो वहाँ पे ये यूज करो, क्योंकि कहानी तो बना ही दोगे ना। ये है मतलब। देखो यही तो समझदारी होती है कि आप एग्जामिनर को कैसे आप अपने अकॉर्डिंग उसको यूज कर सकते हो। तो ये बात हमेशा याद रखना। पर हाँ एक चीज़ थोड़ा मैं बताता हूँ, अगर अच्छे नंबर पाने तो डाइवर्सिफाई किया करो और अपने एग्जाम्पल, जैसे एक इकोनॉमी से दे दिया, एक पॉलिटी से, एक ज्योग्राफी से, ऐसा थोड़ा अपना डाइवर्सिफाई किया करो, तब आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और उससे क्या है, उसको लगता है कि सामने वाले को बहुत वाइड अप्रोच है, नॉलेज की उसकी रीच है उसकी, ऐसा नहीं कि रट उठा के आ गया है, ऐसा नहीं होता। दूसरी बात हमेशा एक चीज़ याद रखना, एग्जाम्पल जब भी यूज़ करो तो करंट अफेयर के एग्जाम्पल यूज़ करो, मतलब इन्वॉल्व करो उनको चीज़ों को। ये बात हमेशा याद रखना, तब जाके आपको एक बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। यहाँ पे कार्यवाही की नैतिकता के संबंध में एक दृष्टिकोण तो यह है कि साधन सर्वोपरि महत्व के होते हैं। दूसरा दृष्टिकोण है कि परिणाम साधनों को उचित सिद्ध करते हैं। आप विचार में से कौन सा दृष्टिकोण पेश अधिक उपयुक्त है अपने उत्तर पक्ष में? आप देखो यहाँ पे भी आपको ऐसा नहीं कि आप गांधी की कोट को, ठीक है, आपने गांधी बोला कि साधन साध्य दोनों पर, याद रखना कि जो सुभाष चंद्र बोस था उसका ये मानना था कि भाई अपना जो है साध्य महत्वपूर्ण होना चाहिए, साधन कोई भी करो, तो वो भी आपको काउंटर करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि वही होता है। तो हाँ ये फिलोसफिकल भी आपको, हाँ ये बढ़िया दिखा, उपयोगितावादी मेहनत, ये सब सारी चीज़ें। पर ना थोड़ा मेरा मानना है कि आप देखिए इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है कि आप कैसे उसको जस्टिफाई करोगे, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा ना तर्क प्रस्तुत कीजिए, तो तर्क है ना कभी भी याद रखना, थोड़ा मेरा मानना है पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। लॉजिकल देना पड़ेगा, यहाँ पे वो समझ नहीं पाएगा ना, चलो उपयोगितावादी ये तो है, पर कैसे, हाउ इट इज, कैसे होगा वो। तो यहाँ जैसे गांधी, सुभाष चंद्र बोस और ये बेंथम मिल को, अब जैसे मान के चलो आप ये लिख दो कि भाई उपयोगितावादी लोगों का मानना होता है कि भाई ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट होना चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें क्या हो गया, यहाँ साध्य की बात होगी, साधन कैसा भी यूज करो, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात होगी, पर वहीं गांधी जी बोलते नहीं साधन साध्य दोनों पवित्रता होनी चाहिए। फिर वहाँ पे एग्जाम्पल लिख दो कि जैसे जो बबूल का बीज बोओगे तो भाई बबूल ही होगा, कांटे ही आएंगे, पर अगर गुलाब का फूल होगा तो स्वाभाविक बात गुलाब ही होंगे। तो फिर आखिरी में आपको लिखना है कि देखो दोनों जो चीज़ें हैं, विचारात्मक दृष्टिकोण या जो भी अपने जो थिंकर्स है उनके दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय और परिस्थिति के अनुसार है ना इंसान को निर्णय लेने चाहिए। देखो एक चीज़ हमेशा याद, गांधी जी भी आखिरी में कहाँ पे, भारत छोड़ो आंदोलन देखो क्या हुआ, मरो या मारो, करो या मरो, मतलब समझ रहे हो ना। तो परिपक्वता, देखो ये चीज़ें ना, देखो मैं फिर एक और चीज़ बताता हूँ, आदर्शवाद वहीं रहता है जब सामान्य स्थिति हो,
तब आप आदर्शवाद फॉलो कर जी सकते सर। हो। जहाँ पे समावेश बताया सामान्य परिस्थितियाँ हो जाती है ना, तो वहाँ कोई नैतिकता कुछ भी काम नहीं जी आती। सर। फिर इंसान वहाँ पे ये सोचता है कि मैक्सिमम बेनिफिट कैसे हो जाए। समझ में आया? तो ये जी चीज़ सर। हमेशा याद, जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, तुम ये भी लिख सकते हो, जैसे बैंकों का जब एनपीए होता है ना, जैसे मान के चलो किसी फर्म ने वो पैसा लिया, अब वो बैंक जी को सर, लग गया समझ कि गया भाई सर। वो पैसा मेरे को नहीं चुका पा रहा, तो भाई मूलधन ही ले लो। समझ रहे हो ना? अपन जी बैंक जो सर। मेन हाँ जी प्रिंसिपल है सर। वो किस पे काम करता है? प्रॉफिट पे करता है, पर वहाँ प्रॉफिट भी छोड़ देता है वो। तो यही जीवन का सत्य है हाँ सर। भाई। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, बी प्रैक्टिकल। और पढ़ाई का देखो ना, जब आप मैच्योर रूप से ये लगेगा एग्जामिनर के यहाँ कि अब आप मैच्योर हो चुके हो, देखो ना, आदर्शवाद लिख के आप इंटरव्यू में पकड़े जाओगे, क्योंकि कितना भी आप देखो झूठ बोल लोगे वो पकड़ लेते हैं, पर रियलिस्टिक अप्रोच क्या होती है? तो आप जैसे मान के चलो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप कितने नैतिक या भ्रष्टाचार नहीं करो, सीधा भाई सिंपल सी बात है कि जब तक सामान्य परिस्थितियाँ रहेगी तो मैं क्यों करूँ, पर असामान्य परिस्थितियों को तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, उस कंडीशन में कुछ भी हो सकता है, स्वाभाविक सी बात है। जैसे एक सैनिक जी के सर। लिए एक सामान्य, जब मान के चलो कि देश में कुछ युद्ध नहीं हो रहा तो परिवार और सबको ध्यान दे सकता है, पर असामान्य परिस्थिति जब युद्ध चल रहा तो स्वाभाविक सी बात, तो देश की रक्षा को प्राथमिकता देगा ना। तो वही होता जी है, सर। इसीलिए थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिकल, और मेरा मानना है थोड़ा वेब सीरीज देखा करो, थोड़ा ना चीज़ें सीखने को जी सर, मिलती हैं। वेब सीरीज वगैरह भी देखता हूँ मैं सर, पर मैं ना इसे डिस्क्राइब नहीं कर पाता। अब मेरे को लगता है कि मैं ज्यादा ही वो प्रैक्टिकल हो जाऊँ, वो फिलोसफी में चला जाता हूँ सर कई बार मैं। दिक्कत मेरे को ये है सर। और अरे वो दिक्कत तुम नहीं है हिंदी सर। साहित्य वाले हो ना, इसीलिए दिक्कत है वो। नहीं सर, थोड़ा सा क्या हिंदी से तो है ही सर, साथ में थोड़ा फिलोसफी को लेकर थोड़ा सा ऐसे इंटरेस्ट है, तो मैं सर ज्यादा घुस जाता हूँ। वो मेरे को यही हाँ, दिक्कत सर, मेरे को ऐसे ऐसे में होने लगी। फिर मेरे को भी लगा कि नहीं, प्रैक्टिकल इतना नहीं, प्रैक्टिकल इतना इतना फिलोसफी नहीं होनी चाहिए। तो प्रैक्टिकल इसलिए रहो, सर मैं समय ऐसे लिखने परिस्थिति के लग गया हूँ। अनुसार। यही चीज़ होती है। जैसे अभी है ना, अब देखो वो कल आया है ना, फाइल आई, एप्स्टीन फाइल करके नाम है ना उसका। हाँ सर, वो तो एप्स्टीन फाइल चाहिए हाँ, सर। उसमें नाम है सर कईयों के। अब वो ये भी सर चीज़ समझ मुद्दा ही लेना। है अब सर। ये अगर तुम देखो, ये होती है आपकी, अगर आप सच में मेंस का एग्जाम जब लिख रहे हो तो भाई ये चीज़ें, आप जैसे आप इंटरव्यू दे रहे हो तो ये चीज़ें लिखिए कि मतलब नैतिकता कैसे देखो खत्म हो गई ना। सोचो जो बिल हाँ सर, गेट्स उसमें तो है। है ही सारे। चाइल्ड स्वाभाविक अब्यूज से- ही है सर, हाँ, उसमें तो सारे। और सोचो कि वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं तो नैतिकता है कहाँ पे भाई? इसीलिए नैतिकता वहीं तक होती है जब तक वो दिख नहीं रही होती है लोगों को, उसकी अनैतिकता व्यक्ति का, जब तक तो वो नैतिक है। और जिस हाँ दिन सर। समाज को पता लग गया कि यार वो व्यक्ति अनैतिक है तो खत्म उसकी नैतिकता। हाँ सर, जो अभी अरावली वाला हुआ सर, ये भी वो प्रावणी नैतिकता में जोड़ सकते हैं। हाँ, अरावली ये वाला जो है। करंट एग्जाम्पल, बस यही चीज़ रखना, यही ब्यूरोक्रेसी के लिए और मेंस क्वालिफाई करने के लिए यही ज़रूरी है कि हाउ यू कैन। तुम्हें पता, मैं एग्जाम मतलब मैं बताऊँ, देखो ये मतलब मेरा मानना है कि सीखना चाहिए। मैं क्या करता था ना, जिस मेंस हो रहा था ना तब, तो मैं क्या होता था कि लगभग 7 बजे मैं पहुंच जाता था एग्जाम सेंटर पे, तो मैं क्या होता न्यूज़पेपर पढ़ लेता था उस दिन का। और मैंने एग्जाम में ये काम किया, जिस दिन का न्यूज़पेपर पढ़ा ना उस दिन के मैंने एग्जाम्पल यूज़ किए हैं। अब आप ये चीज़ अच्छा समझ सर। लो। मैंने जैसे उस दिन तिरुपति बालाजी का जो लड्डू वाला आ गया था उसमें चर्बी वाला, मैंने वो एग्जाम्पल यूज़ किया है। तो ऐसे आप, अगर आपकी पर्सनैलिटी जिस दिन ऐसा बन गई है ना, तो उस दिन आपको पढ़ना कम हो जाएगा। आप बस ये है कि भाई कैसे चीज़ों को मैं यूज़ कर सकता हूँ, जो मान के चलो आप देखो, इसीलिए बोला जाता है एक बार स्टैटिक पोर्शन की एक बार तैयारी हो जाती है ना, उसके बाद में बस करंट अफेयर को ऑब्जर्व करो, तुम्हारा जो है ना ऑटोमेटिक जो चीज़ें हैं ना, आंसर भी अपडेट होते जाएंगे, अलग से मेहनत नहीं करनी होती है, अलग से चीज़ों के जी पीछे सर। भागना नहीं पड़ता। पहले बस अपना स्टैटिक पार्ट है ना उसको अच्छे से कर लो, बस कि आप स्टैटिक से क्या क्या एग्जाम्पल ले सकते हो, फिर स्टैटिक को आप प्रेजेंट से कैसे कोरिलेशन कर सकते हो, समझ में आया? तब आज जिस दिन आपके अंदर ये क्वालिटी आ गई ना, उस दिन आप आंसर राइटिंग टेंशन ही मत लेना, उस दिन याद रख लेना, ऐसे वैसे सब एकदम लिखोगे एक नंबर। पर वही है कि इन चीज़ों में आपको बनना पड़ेगा माहिर। तो ये थोड़ा याद रखो, बस यही होता है कि समय को कैसे मैच्योरिटी रखना है, तो बस वही बात होती है। अब जैसे मान के चलो कि कोई एग्जांपल जैसे हार्दिक पांड्या का ही है, आप इसका एग्जांपल भी उठा सकते हो, जहाँ मनोबल की बात आए तो हार्दिक पांड्या का एक ऐसा दौर आया कि बहुत क्रिस्मेटिक पर्सन, बहुत वो पॉपुलर हो गया था, एक दिन से अचानक से उसको टीम से भी बाहर कर दिया गया, फिर वापस से वो कम बैक करता है। जी सर। तो ये होता है संघर्ष, मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप उठा सकते हो। मतलब जैसे मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप ऐसा मत सोचो कि यार मैं किसी दूसरे फील्ड में जाके एग्जांपल ढूंढूं, ऐसा कुछ ही नहीं। जहाँ आपका इंटरेस्ट है वहीं पे, जब क्रिकेट में अगर आपका इंटरेस्ट है वहाँ से एग्जांपल उठाइए, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें होती है। अब जैसे
अभी लखनऊ में वो एग्जाम वो मैच होना था, वो मतलब सबाइश बात है उसके कारण नहीं हुआ, तो इसे वो बीसीसीआई के रद्द हो मैंने गया। हाँ, हाँ तो बीसीसीआई के मैनेजमेंट पे सवाल उठा कि भाई आप लोगों को पता नहीं है कि दिसंबर का महीना है और आप वहाँ पे एग्जाम वो मैच करवा रहे हो, तो इसे पता लगता है कि लोग जी दूरदर्शी नहीं सर। है। मतलब समझ में है ना, जी इसी सर। एग्जाम्पल मिल गया कि दूरदर्शिता क्या होनी चाहिए। तो मतलब मेरे कहने का मतलब क्या ना, जी इस सर। तरीके से आप जो भी फील्ड में हो, आप चाहे आप अपने आसपास समाज को देख रहे हो, या मान के चलो कोई न्यूज़ चैनल या कोई मूवी देख रहे हो, तो ये चीज़ आप एग्जांपल करके यूज करके डाल सकते हो। ऐसे कोई अलग से कोई दुकान, देखो ये तो कोचिंग वालों ने बना दिया है कि बच्चों को रट रटाए माल, और मैं फिर बता रहा हूँ उससे फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सबके पास होता है, उनका ना आप उन चीज़ों यूज नहीं कर सकते जब तक आप खुद इस लेवल पे नहीं हाँ पहुंच सर, जाओगे। वो आर्टिफिशियल उदाहरण तो होता सर है। मैंने देखे, लगभग जो टॉपर्स के है ना वो सेम ही है। बस कहीं वही तो महेंद्र बात है सिंह ना, फिर धोनी है, नंबर कहीं ऐसे हिटर कैसे मिलेंगे आपको। हिटर। तो ये कोचिंग वाले उस मैटर में नहीं, आप खुद से अपना डेवलप करो। न्यूज़पेपर डेली थोड़ा ऑब्जर्व किया करो। मैं देखो मैं कहता हूँ चाहे 10-15 मिनट ही लगता है मेरे को ना, मैं न्यूज़पेपर बस ओनली पढ़ता नहीं हूँ मैं, ओनली बस हाँ भाई हेडलाइन भाई ये रहा, ये चीज़ें अभी चल रही है, ठीक है। तो बस ओनली अच्छा। जैसे अभी मैं बांग्लादेश का देखा कि वहाँ पे ऐसा हो रहा, तो भाई चलो ठीक है, वहाँ पे आपको हिंदुओं पे जो हो रहा है वो दिख रहा है, पर यहाँ पे जो भारत में जो हो रहा है वो नहीं दिखता है। तो मतलब कहने का मतलब है कि मतलब वहाँ पे तो अपने को दुख दिख गया है, परंतु यहाँ पे जो लोगों के साथ अपन कर रहे हैं वो नहीं दिखता है। तो वही जी होती है। सर दूसरी समझा। बात यहाँ से ये भी सीखने को मिलता है कि भारतीय लोकतंत्र में कहीं असंतोष की भावना जनता में नहीं चली जा रही, वो जा ही रही है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि जिस जी सर। राष्ट्र में वंदे मातरम जो है उसके लिए उनके पास एक दिन का टाइम है, परंतु पॉल्यूशन पे डिबेट करने के लिए टाइम नहीं है, जो साला लोगों की जिंदगी को मतलब जहर दे रहे हैं, उसके लिए टाइम नहीं जी है सर, इनके वैसे पास। इसको यूज इस उदाहरण को यूज थोड़ी ना करेंगे ये सर, ये कर तो फिर सकते वो हैं, कह मतलब देंगे ना ऐसा तो। नहीं कर सकते कि मतलब कि जो तत्कालीन समस्याएं हैं उस पे ना ध्यान देके अपन, स्वाभाविक सी बात है कि प्राचीन मतलब कि भाई राजनीतिक टाइम में हाँ ऐसी चीजों को प्राथमिकता देना ऐतिहासिक। कहाँ तक उचित है, मतलब न्यायोचित नहीं है ना। मतलब देखो कहने का मतलब है कि ये हाँ शैली होनी चाहिए कि आपको किसी को वो नहीं करना, अपन तो आप बस ये कह के निकल जाओ कि भाई मतलब आप क्या लगता है कि न्यायोचित है, खत्म बात, वो एग्जामिनर डिसाइड करेगा कि उसको न्यायोचित लगता है सर, नहीं लगता, डर खत्म। लगता है। अरे सर डर नहीं, लगता है ऐसे ये मामलों चीजें पे। कभी नहीं, नहीं सर वो यही याद चेक रख। अरे करेगा। इसमें गलत है भाई, डिप्लोमेसी पे तुम कैसे सीखोगे भाई, डिप्लोमेसी कल तुम्हें मान के चलो किसी राजनेता की मतलब बुराई भी करनी, बुराई इन द सेंस कि उसको अवेयर भी करना है आपको, कि सचेत करना, तो आप कैसे करोगे फिर, आपको तो लगेगा कि पता नहीं मेरे पे भड़क जाएगा। नहीं सर, भड़क नहीं जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है सर, मान लो क्योंकि सर देश में क्या है पता नहीं लगता कौन किसका कट्टर समर्थक निकल जाए। अरे इसमें कट्टर कांग्रेस समर्थक वालों वाली से बात क्या। नहीं ना, तुम समझे नहीं। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि हाँ सर। तात्कालिक जो समस्याएं हैं उस पे ध्यान ना देकर अगर हम ऐतिहासिक जो है उन्हीं में अगर रहेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो संसद है वो जनता का जो प्रतिनिधित्व करती है उसका हम कैसे जो है साकार कर पाएंगे उसके सपनों को। जी सर। तो बस ऐसे करके निकल जाओ, हाँ इसमें सर, कोई गलत पैसा। नहीं है। अरे भाई ये ठीक है सर। क्रिटिकल इसको बोलते हैं कि मतलब आप आलोचना करना क्रिटिकली, मतलब समझ में, तो आलोचनात्मक ऐसा तरीका होना चाहिए कि आप ऐसा नहीं कि मैं बीजेपी विरोधी आरएसएस का नाम लिख रहे हो वो गलत होता है, समझ में आया? वो नहीं करना समझ आपको गया बस। सर। तो ये थोड़ा भाई थोड़ा स्मार्ट बनिए इस मामले में, तब जाके आप अच्छे ब्यूरोक्रेट बन पाओगे भाई, नहीं तो ऐसे तो फिर काम मुश्किल है, ये बात याद रखना। एक सर मेरे को ना सर, एक ऐसे पे सर थोड़ा सा मेरे को आप बता दोगे, उस पे थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग, उसमें क्या पूछेंगे ये तो चलो हो गया। सर एक ऐसे था जो मैंने ना उनके बुक से पढ़ा था, धर्मेंद्र सर की बुक से, पर उसमें भी सर कुछ साफ सा लिखा ही नहीं हुआ। मतलब क्या क्या टॉपिक है मतलब बताइए। उसमें सर वो था कि सत्य तार्किक है, वो तार्किक ही सत्य है। अब सर इसका थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग थोड़ी सी बता दीजिए, इसमें क्या होगा। रुको रुको, सत्य ही सत्य ही तार्किक है, तार्किक ही सत्य है। ये सर आया हुआ है 2021 का है। अब देखो मैं बता रहा हूँ उसमें जो मैं भी पढ़ा हूँ, देखो मैं एक चीज बताता हूँ ध्यान से समझना। तार्किक पहले तुम सोचो कि सत्य क्या होता है, ठीक है, इनको अलग अलग आपको समझना पड़ेगा, फिर ये कैसे दोनों एक ही है, ठीक है। पर हाँ इसमें आपको बहुत सारे लेयर में बनाने पड़ेंगे। सत्य पहले देखो इसमें क्या बता दोगे आप, सत्य क्या है, तार्किक क्या है, ठीक है। फिर स्वाभाविक सी बात है जो सत्य के जो पैरामीटर होते हैं वो तार्किकता की तरफ कैसे लेके जाते हैं, और तार्किकता जो होती है वो कैसे सत्य की तरफ लेके जाती है अपने को, समझ में आया? तो अब आपको ये समझना है कि बस सत्य क्या होता है कि जो परिवर्तित नहीं होती है, सबसे पहली बात तो वही है। अगर जो परिवर्तित हो जाएगा वो सत्य कैसे ठीक है है, सर। समझ में आया? यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे अपन जी बोलते सर। हैं, तो वो क्या है, वो जो परिवर्तित नहीं हो, जो बस जो सूरज है वो पूर्व से उगता है और पश्चिम में जाता है, ये सत्य है, ठीक है। अब ये जो जी है कि सर। कभी चेंज नहीं होगा, अब जब चेंज नहीं हो रहा तो वो सत्य है। तो आप ये जब इस सत्य को वेरीफाई करोगे
तो कुछ तार्किक कुछ चीज़ें सोचोगे भाई कैसे सब वो कोई चीज़ अगर सत्य है तो कैसे है, तो उसके लिए आपके पास कोई लॉजिकल आर्गुमेंट होने चाहिए। तो जैसे अगर आप जब रिनेसा का काल देखोगे, पुनर्जागरण वाला काल, तो उसमें क्या होता है, बूझो तो जानो। और जब बूझो तो जानो तभी तो आप सत्य के नज़दीक पहुंच पाओगे। जैसे मान के चलो कि आपको एक कोई सड़क बनी है, ठीक है, अब उस सड़क में कितना पैसा खर्चा हुआ है, क्या करप्शन हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप क्वेश्चन करोगे। जब क्वेश्चन करोगे सारी चीज़, फिर भी उसको डिटेल निकालोगे, फिर उससे की जो मैचिंग करोगे, जब मैचिंग करोगे तो आप जो वहाँ पे अमाउंट लिखी थी और जो नहीं लिखी थी वो सत्य और असत्य का नजर हो जाएगा। अब ये कब आएगा, ये तार्किकता आएगी आपके अंदर तभी तो आएगा ना। जब ये तार्किकता का आप यूज करोगे तब आप किसकी तरफ बढ़ोगे, सत्य की तरफ। सत्य की तरफ। ठीक, एक तो ये तरीका। दूसरा क्या होता है कि आप किसी चीज़ को सत्य मान लिया, अब वो सत्य मानने के पीछे क्या क्या कारण है, जैसे भाई भगवान है या नहीं है, अब ये सत्य है या क्या बात है, जी सर। तो आप उसको लॉजिकली चेक करोगे, क्या भगवान दिखता नहीं तो मैं कैसे मान लूँ, ठीक है। उसके बाद में भाई लोग आस्था का विषय है, तो ये सब सारी चीज़ें जब देखोगे तो उसके लिए आप देखो, ये दो आर्गुमेंट मतलब ऐसी वाली चीज़ हो गई, समझ में आया, सत्य। समझ गया सर। तो ये है बस। अब इसमें बस वही है कि आपको एग्जाम्पल देना, ठीक है सर। तो ये चीज़ याद रखना। और कभी भी ना जब भी ऐसे में दिक्कत हो ना तो उसको तोड़ लो छोटे छोटे, भाई यहाँ पे मेन क्या है, बस यही है दो, फिर इन्हीं में सोच लो। वो WH वर्ड का यूज करो, सत्य क्या है, तार्किकता क्या है, ठीक है, सत्य कैसे प्रयोग में लिया जाता है, सत्य क्यों नहीं बदलता है, ऐसे क्वेश्चन मार्किंग करके कर सकते हो। तो यही तरीका होता है ऐसे का। देखो बहुत बार है ना, इसीलिए बोलते हैं फंडामेंटल जो अप्रोच है ना उसको सीख जाओ, तो उसके बाद में तो कितना भी कठिन ऐसे हो आप लिख लोगे। अगर फंडामेंटल अप्रोच आपको नहीं आती है तो फिर आप भटक जाओगे, ये बात याद रख लेना। ये चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है। तो फंडामेंटल अप्रोच जो ऐसे की जो तोड़ने की, जो भाई शब्दों को तोड़ लो फिर उसके ब्रेकिंग करो। सत्य ही तार्किक है तो क्या सत्य अब यहाँ पे क्या लगाओ, क्या सत्य ही तार्किक है, क्यों ऐसा होता है कि सत्य तार्किक है, तो ऐसे करके बस ऐसे। तो ये भी एक शैली होती है जिसमें क्वेश्चनात्मक शैली में आप लिख सकते हो। ये हमेशा याद रखना। पर मैंने जो अप्रोच मेरा जो रहता है, मेरा रहता है कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं हमेशा लिखता हूँ, तो और मेरा माना कि सबसे बेस्ट। देखो मेरे को नंबर मिले भी है तो मैं तो बोलूँगा ना अच्छे नंबर मिले हैं भाई, 106 5 नंबर अच्छे नंबर है वो, ये बात याद रखना। मेरा राइटिंग थोड़ा बहुत ऐसा है, थोड़ा उन चीज़ों में मैं सुधार कर लो तो और अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, वो चीज़ को फॉलो एग्जाम्पल वाला तो सर मैंने देखा है धर्मेंद्र सर की बुक में भी, वो एग्जाम्पल के थ्रू ही सारा पॉइंट। एग्जाम्पल मेरा मानना है सबसे बेस्ट मेथड है, एग्जाम्पल कोट्स, ठीक है, इनका यूज़ कर लो आप, 130 140 नंबर पा जाओगे आप, ये बात याद रख लेना। एग्जाम्पल, और मैंने देखा नहीं जो लोग थोड़ा इस तरीके से लिखते हैं उनके नंबर इतने अच्छे मैंने नहीं देखा, ये हकीकत है। तो मेरा मानना है कि ज़्यादा एग्जाम्पल वाला मेथड, स्टोरी, ठीक है, स्टोरी कोट्स, ठीक है, कुछ कुछ फैक्ट्स जहाँ पे अगर आपको लगता है कि हाँ फैक्ट्स की भी चीज़ों को किया जा सकता है, ये चीज़ें इन चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करोगे ना। दूसरी बात ये हमेशा याद रखना कि सब्जेक्ट का वेरिएशन होना चाहिए आपके अंदर, कि ऐसा नहीं कि आप हिस्ट्री के सारे एग्जाम्पल लिख के आगे ना हो, ये बात याद रखना। डाइवर्सिटी ऑफ एग्जाम्पल होने चाहिए आपके पास, ठीक है। तो ये तब चीज़ें आपकी स्वाभाविक सी बात है कि जब आपकी पर्सनैलिटी, जब देखो ऐसे से सब कुछ दिख जाता है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप डाइवर्सिफाई नेचर है नहीं है, आप लोगों के साथ कैसे कॉम्बिनेशन करोगे, तो वो सब सारी चीजें दिख जाती है। सर मैं ना, मेरे को यहाँ दिक्कत आती है सर कि मैं डाइवर्सिफाई तो अब मेरे को समझ आ गया सर, मैं तो सारे डाइवर्सिफाई पॉइंट भी मेरे को समझ आते हैं, पर सर मेरे पर ना एग्जांपल की कमी रहती है। तो मैं बोला था ऐसे वाले नोट्स पढ़ो, आप ऐसे वाले नोट्स पढ़ो भाई, उसमें बहुत कुछ। मैंने ऐसे में मेहनत किया है, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने ऐसे में मेहनत किया था और उसके नंबर है। वो नोट्स मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, उसमें मैंने ना पूरा मेंस का जो टाइम है ना उसी नोट्स बनाने में दिया था। वो सर आपने वो लिखे तो है उसमें कई सारे, हाँ, सारे उसमें आपको फिर उसके अलावा मैं गारंटी बताऊं, मेरे ऐसे नोट्स के अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको ऐसे के लिए, एथिक्स के लिए, एग्जाम्पल के लिए, मतलब आपको एग्जाम्पल के लिए फिर कहीं नहीं जाना पड़ेगा। एग्जाम्पल की कमी रहती है सर, जैसे पढ़िए आप, उसमें है ना 2-3 चीजें आपको मिलेगी। एक तो शब्दकोश, मैंने उसमें लगभग 10,000 के समथिंग शब्दकोश मिलेंगे आपको। तो हिंदी मीडियम के लिए जो कमी रहती है ना शब्दकों की, तो वो वहाँ से आपको मिल जाएगी, तो उसको बार बार पढ़िए। तो आपका एग्जाम्पल, शब्दकोश, ये सारी चीज़ें। दूसरी बात कुछ कुछ नॉलेज वाली चीज़ें बढ़ेगी जो आपको GS में भी आंसर यूज में कर सकते हो, फायदा मिलेगा। हिंदी लिटरेचर में तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, कोट्स याद कर लोगे, जितना कोट्स याद करोगे उतना हिंदी लिखे। यही तो सर दिक्कत होती है कि कोट वगैरह ना सर, जैसे अब आपके एथिक्स वाले में तो कोट सही, वो थोड़े बहुत तो याद हो गए, बस वही है ना, याद कर लेना और उनको यूज कर लेना, बस ये बात याद रख लेना। वो तो सर याद रहता है ना, फिर अपने आप दिमाग में स्ट्राइक कर जाती है बात, अच्छा ये यहाँ यूज हो सकता है। तो बस वही याद रखना कि यही होता है। और वो तो पता कब आएगा, जब आप बार बार रिवीजन करोगे, बार बार रिवीजन करोगे, और फिर आप आंसर राइटिंग करते रहोगे। आंसर राइटिंग याद करना है, आंसर राइटिंग ये चीज़ जिस दिन तुम इस लेवल पे आ गए फिर मेंस लिख लेना, कभी नहीं रुकेगा, ये बात याद रख लेना।
पर उस लेवल पे आना पड़ेगा तुम्हें कि जो आप याद कर रहे हो ना उसको यूज़ कर पाओ। और ये चीज़ जब भी आएगी जब आप बहुत बार उसको रिवीजन करोगे, बहुत बार लिखने की प्रैक्टिस करोगे, तब। ये बात याद रख रहे हैं ना, ऐसी चीज़ें एक दिन में नहीं आती है। इसीलिए बोलते हैं ना, कंटिन्यूस आप 4-5 घंटे पढ़ते रहे, वो आपको एग्ज़ाम निकलवा देगी। वो उसमें वही चीज़ है। लेखन शैली भी एक वही चीज़ है कि आप पढ़िए, इस मान के चलो आप 4 घंटे पढ़े तो 1 घंटा लिखिए, आप देखने आपको कितना बड़ा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ये हमेशा इस रूल को फॉलो कर लेना। कोई भी रिटर्न एग्ज़ाम निकालना ना, उसका यही रूल है कि आप 4 घंटे पढ़िए, 1 घंटा लिखिए। फिर बाद में ऐसा होगा, धीरे धीरे आपको पढ़ाई के आवर्स कम हो जाएंगे, लिखने की शैली बढ़ जाएगी आपकी। फिर आप 1 घंटा पढ़िए, आप 4 घंटे लिख लोगे। मतलब जिन बच्चों को दिक्कत होती है ना कि सर हमें तो कुछ थॉट्स ही नहीं आते हैं, अरे भाई उसके कारण ये है कि आपके पास बैकअप ही नहीं है भाई। अरे गाड़ी में पेट्रोल होगा तभी तो गाड़ी चलेगी ना, किक मारने से गाड़ी से नहीं याद ही नहीं चलती। पूछा, तो बस कुछ तो स्टैटिक्स याद होना, जो कुछ तो रट्टा मारा होना चाहिए सर, नहीं तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। वही बात है ना, तो वही अब बच्चों को यही दिक्कत होता है, पढ़ते तो है नहीं, फिर बोलते सर हमें आंसर राइटिंग हाथ लिखने में कांपते हैं, ये होता है। अरे भाई वो कारण उसका ये है कि आप बैकअप तो तैयार कीजिए अपना। जब आप अपना बैकअप तैयार करोगे ऑटोमेटिक भाई आंसर। देखो मैं फिर बता रहा हूँ ना, मेरे जो इथिक्स और ऐसे के जो नोट्स पढ़ लिया ना, उसने अगर जिसने बार बार पढ़ लिया, उसका ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि इथिक्स का ना ऐसे का एक भी क्वेश्चन लिखने से वो चूक जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता, इसकी मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। क्योंकि भाई सभी बात जितना मटेरियल रिक्वायरमेंट है वो मैंने सब कुछ डाला है उसमें, जितनी उसकी एग्जाम की डिमांड हो सब कुछ है उसमें। तो समझ तो पढ़िए तो सीधी पहले, अब बिना पढ़े तुम लिखने जाओगे तो फिर तो मरोगे। उसका तो और कोई सोल्यूशन है ही नहीं। तो ये बात याद रखिए। और थोड़ा हिंदी ऑप्शनल में भी जो मैंने लॉजिकल आर्गुमेंट देने वाली, वहाँ पे भी याद रखना, तर्क वितर्क दोनों चीज़ होनी चाहिए, तभी हिंदी में भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। दूसरी बात मैं फिर बार बता रहा हूँ, हिंदी को ये मत समझो कि जैसे मान के चलो आप कबीर पढ़ रहे हो तो कबीर को प्रेजेंट सेंस में क्या है, जब तक आप प्रेजेंट में उनको यूज नहीं कर पाओगे ना कबीर वबीर को, इनको तो समझ लेना तब तक नंबर नहीं मिलेंगे, एवरेज नंबर साइड में कर दिए जाओगे। तो अच्छे नंबर पाने का तरीका यही है कि आप करंट अफेयर से अपने आप को जो कबीर हो, ठीक है, जितने भी है, चाहे मीरा है या जो भी है, चाहे रामायण आप जब पढ़ते हो तो इनको प्रेजेंट से जोड़िए आप। यही बात याद रखना, तब जाके आपके हिंदी ऑप्शनल में भी नंबर अच्छे आएंगे। नहीं तो देख लें 220 230 यही नंबर आ रहे हैं अभी एवरेज। ये बात याद रखना। हाँ सर, हिंदी ऑप्शन में नंबर कम हो गए अभी। कम होने का कारण यह ना कि एक तो सभी विकास देवी के नोट्स पढ़ते हैं। हाँ सर, मतलब मेरे पास तो नहीं है सर, मैं तो पीडब्ल्यू वाले पढ़ रहा हूँ, मैंने उनके देखे ही नहीं नोट्स पर। मैं क्या सर, एक ही नोट्स पे मैंने वो किया, जैसे अब आपके नोट्स है तो सर आपके नोट्स ही पढ़ता हूँ, फिर मैं वो आगे पीछे देखता नहीं। अब देखो धर्मेंद्र जाखड़ को मेरा मानने का नुकसान हुआ है इस बात का यार, ये होता है कि धर्मेंद्र जाखड़ के नोट्स मार्केट में थे, वो खुद भी मेंस लिख रहा है, बच्चे मेंस लिख रहे हैं, अब सब लोग एक ही एग्जाम्पल लिख के आ रहा है, वो भी वही एग्जाम्पल लिख के आ रहा था, एग्जामिनर तो सब ऐसी बात नंबर कैसे देगा। हाँ सर, वो तो समझ गया मैं। होता है ये, होते नहीं सर इतने 2-3 नोट तो सर किसी के पढ़े भी नहीं जाते सर, ये तो कलेक्ट करके रख लो बस, वही है। पढ़े तो नहीं जाते सर, पढ़े तो एक आधे के नोट्स आते हैं। आपके पढ़ लिए सर, इसी को रिपीट करूंगा, इसी को पढ़ लो कल्याण हो जाएगा। ये बात याद रखना। देखो ना, मेरा इस 8-10 सालों का अनुभव यही कहता है कि अगर आपने एक चीज को फॉलो किया ना, उसको ईमानदारी से उस पर मेहनत कर लो, आपका हो जाएगा। ये बात याद रख लेना। 10 चीजों के पीछे भागोगे ना, कहीं के नहीं रहोगे। यही बच्चे है ना गलतियाँ करते हैं। मार्केट में इतनी सारी कोचिंग है, इतने सारा मटेरियल है, अब बच्चे ये लगता है कि हम ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़। अब जैसे मैं पीटी की बता रहा हूँ भाई, हिस्ट्री के क्वेश्चन अभी जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से है, फिर भी बच्चे इधर उधर भागते हैं, तो फिर क्या ही करोगे। तो यूपीएससी तो यही चाहती है, भटक। सर हिस्ट्री में सर जैसे मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ, मैं तो जैसे 6ठी 7वीं 8वीं और वो विपिन चंद्रा पढ़ रही, इसके अलावा अब क्या 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं भी पढ़ूंगा मैं सर? नहीं, उसका मैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर भेज दूंगा, बस वो रहने देना। तो आपने विपिन चंद्रा बोला था सर, वो मैंने कंप्लीट कर तो ली। वो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अपन आप एंशिएंट और मिडिवल के लिए रामचंद्र शर्मा, और ये जो है मिडिवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा, ये पढ़नी पड़ेगी। ये पढ़ लेना, हो जाएगा। हिस्ट्री के एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आर्ट एंड कल्चर के लिए एनसीईआरटी, ठीक है। उसके अलावा मैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दूंगा, उसमें से कौन सी बुक आती है आर्ट एंड कल्चर के लिए, नितिन सिंघानिया वाली, बस वो कर लेना, कुछ ही करने की जरूरत नहीं है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ये कर लेना बस। उसके अलावा कोई कोचिंग का मटेरियल कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पॉलिटी में याद रखना, एनसीईआरटी को चैप्टर में बता दूंगा। उसके अलावा आपको लक्ष्मीकांत के जो चैप्टर मैंने बताए इंपॉर्टेंट, बस उसके अलावा कुछ भी मत पढ़ना, कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं, बस। समझ में आया? ये बात याद रख लो। उसके बाद ज्योग्राफी में एनसीईआरटी के अलावा कुछ ही नहीं पढ़ना, कुछ ही नहीं पढ़ना, ठीक है। ओनली सारे क्वेश्चन उधर से ही आ रहे हैं। इकोनॉमी एनसीईआरटी कर लेना, उसके बाद में इकोनॉमी सर्वे वहाँ से जो आएंगे।
ज्योग्राफी में ये तो फ्री तो हो जाएगा, बेंच के लिए तो सर अलग से कुछ पढ़ना पड़ेगा कि नो बेंच भी एनसीईआरटी से नो होगा? नो एनसीईआरटी हो जाएगा, ओनली पीवाईक्यू कर लेना, बस पीवाईक्यू मॉडल आंसर बना लेना, उससे हो जाएगा। और ठीक है एक चीज़ सर। याद रखना, देखो मैं तुम्हें एक ग्राफ बना के बताता हूँ क्या होता है। देखो ये थोड़ा अप्रोच सीखो, मतलब एग्जाम ऐसे नहीं निकलता है, हमेशा एक चीज़ याद रखना। कभी क्रिकेट देखते हो तुम, क्रिकेट देखते हो? जी सर, जी सर, देखो ध्यान से देखता हूँ देखना, सर। जैसे GS1 है, अब जो GS1 में स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या क्या होते हो ध्यान से समझ लो, जहाँ से तुम बहुत अच्छा स्कोर पा सकते हो। सबसे पहला है इंडियन सोसाइटी, और जो मैंने हमेशा बताया है उसका मेरा नोट्स पढ़ लेना, उसमें कोई हाँ गलत सर, नहीं आप है, ठीक है। ये स्कोरिंग है, इसमें तुम अपना मैक्सिमम प्रयास करो, क्योंकि लगभग 100-120 नंबर की आती है ये, ठीक। उसके बाद में ठीक है तुम्हारा सर। हिस्ट्री आ जाओ, पीटी के लिए तुमने अगर मॉडर्न हिस्ट्री तैयार के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री में नोट्स पढ़ लेना, उससे काम हो जाएगा। तो इसमें कोई नहीं, थोड़ा कम आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, ठीक है। ज़्यादा मेहनत नहीं करना इसके लिए अलग ठीक से। है। ज्योग्राफी में मान के चलो कोई दिक्कत नहीं, ओनली एनसीईआरटी जो अपने पढ़ा अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं, ओनली पीवाईक्यू कर लो। अब आप ये चीज़ सोचो, इन तीनों चीज़ों का एवरेज आपको यहाँ ले जाएगा, एकदम मिड में ले जाएगा, बस हो गया। ठीक है तो सर। ये चीज़ याद रखा करो, सब पे इक्वल टाइम नहीं दे सकते, और सब पे अपनी इक्वल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करो भी मत, ये हर सब्जेक्ट में तुम्हें काम करना है। वैसे ही टोटल जो मान के चलो आपका जो सारे सब्जेक्ट होते हैं, भाई इथिक्स में काम कर लो बहुत अच्छा, ऐसे में अपना बहुत अच्छा काम कर लो, और अपना ऑप्शनल में काम कर लो। और GS1 में कोई नहीं, थोड़ा बहुत यहाँ पे भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। GS2 भी यहीं पे रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, GS3 भी यहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ओवरऑल आप देखो ना यहाँ पहुँच जाओगे। तो ये चीज़ हमेशा याद रखो, एवरेज 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 अच्छा रहेगा ना आपका, तो ये सोचिए। इसलिए हर चीज़ को टारगेट नहीं किया जा सकता एग्जाम में, पीटी में भी यही फॉर्मूला याद रखना, हर चीज़ नहीं कर सकते अपन। हाँ, जो चीज़ पता है कि भाई यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे मैं बता दी हिस्ट्री का, इसके अलावा भाई कहीं से क्वेश्चन आ ही नहीं रहे, तो उसको अच्छे से कर लो, खत्म बात। जो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं मान के चलो हिस्ट्री के, उसमें से तुम 15 क्वेश्चन आराम से एकदम करेक्ट कर लो, खत्म बात, हो गया काम। और मान के चलो जैसे मान लो ज्योग्राफी है, वहाँ से जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको अच्छे से कर लो। मान लो करंट अफेयर है, करंट अफेयर मान लो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, 30 में से कोई नहीं आप 10 कर लो, खत्म बात, उतने में बता ही दूंगा, हो गया काम। तो हर जगह से अब ये सोचो मैं 30 में से यहाँ 25 कर लूँ, तो फिर तो पागल हो जाओगे तुम करंट अफेयर पढ़ पढ़ के, समझ में आया? तो स्टैटिक पार्ट है, उसमें अपना मैक्सिमम कर लो। अब मान के चलो ऐसे 15 क्वेश्चन आपका पॉलिटी में हो गया, 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी में हो गया, इकोनॉमी मान के चलो 5 क्वेश्चन, तो आप बेसिक क्वेश्चन आराम से बना सकते हो, ठीक है। उसके अलावा साइंस टेक वाले जो है 27 वाला थोड़ा बहुत 5 क्वेश्चन उसमें हो गया, इन्वायरमेंट कॉलेज 5 से क्वेश्चन है, तो ये हो गया ना 15 30 40 50 55 क्वेश्चन हो गया। और 10 क्वेश्चन तुम्हारे इधर से बन गया, 65 क्वेश्चन। आज तक का कोई भी कट ऑफ नहीं रुकेगा तुम्हारा, 2011 से उठा के देख लो। तो बताइए, अप्रोच समझो हाँ भाई, सर, ये एग्जाम की तो अप्रोच समझो। अगर इस एग्जाम में तुम जाओगे नहीं मैं करंट अफेयर पे पूरा ध्यान दूँ, साइंस टेक का मैं करंट अफेयर पढ़ रहा हूँ, पागला जाओगे। अप्रोच समझो, अप्रोच इस एग्जाम की। तो जो सब्जेक्ट है कि जिनमें हम पूरा स्कोर, जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ठीक है, ज्योग्राफी है, जो स्टैटिक पार्ट है भाई, उसमें से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होनी चाहिए, ये प्रयास उसमें कर लो। करंट अफेयर के पीछे ज़्यादा मत भागो, करंट अफेयर अपनी ट्रिक से हो जाएगा, ये बात याद रखना। और मैं कितने सालों से कराते आ रहा हूँ, ये आप इस बात पे बिलीव कीजिए। करंट अफेयर देखो, कुछ क्वेश्चन तो मैं डायरेक्ट बता दूंगा कि जो आएंगे, जैसे आप क्या देख लेना, देखो कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपकी बात। जैसे ये DGC है, उससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। दूसरी बात जो अभी ये इर्डा है, इर्डा इससे क्वेश्चन आएगा। तो ये जो करंट अफेयर में बस ये मेन थीम कर लो, खत्म बात। मान के चलो अपने 150 करंट अफेयर की थीम भी तैयार कर लिया, हो गया, उसमें से 10 क्वेश्चन मिल गए तो बल्ले बल्ले, उसके बाद में अपना जो है ट्रिक लगाएंगे, काहे टेंशन ले रहे हो। तो यही चीज़ याद रखो, अपने आप को तैयार इस तरीके से करोगे। जैसे हिस्ट्री है भाई, मैं 20 में से 15 क्वेश्चन मुझे किसी भी हर हालतों से करना है। पॉलिटी में इस तरीके से अपने आप को तैयार कर लो कि 20 क्वेश्चन आते हैं तो मैं 17-18 सही होनी चाहिए, ये अप्रोच कर लो। देखो 35 क्वेश्चन तो तुम्हारे ऐसे चले गए। ज्योग्राफी एनसीईआरटी लगभग मैं बता रहा हूँ 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं, मिनिमम बता रहा हूँ ये तो। अब 10 क्वेश्चन तुम सोचो वो तैयार कर ले, 45 क्वेश्चन इकोनॉमी के भाई, 27 बात है, 4-5 क्वेश्चन तो बेसिक से आते हैं, पीवाईक्यू से रिपीट हो जाते हैं, उसके अलावा ट्रिक लगा लो, खत्म बात। ट्रिक नहीं लगाओ तो पहले भी 50 क्वेश्चन तो पहुंच गए ना तुम। अब साइंस के ये सब करंट अफेयर के आते हैं, इकोनॉमिक इकोलॉजी के बेसिक क्वेश्चन आते हैं, 4-5 क्वेश्चन वहाँ से कर लो। अब उसके अलावा मान के चलो तुम्हारे पास 45 क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन में से मान के चलो करंट अफेयर में कुछ थीम बताऊंगा, वहाँ से मान के 10 क्वेश्चन भी अपने लग गए, उसके बाद में ट्रिक नहीं लगेगा। तो ये चीज़ सोचो, मान के चलो अपने 40 क्वेश्चन में ट्रिक खेला, ट्रिक खेल में मान लो 20 सही 20 गलत भी हुआ, तो तब भी आप सोचो कि 13 क्वेश्चन पॉजिटिव में चले गए ना। तो ये चीज़ यार, कोर चीज़ों पे आप जितना वो करोगे ना, अपना सब मतलब कमांड बनाओगे, उतना आपका पीटी हो चाहे मेंस हो, कोई भी चीज़ है ना, निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये बात याद रखना कि उधर गलत नहीं होनी चाहिए। करंट अफेयर गलत हो जाए कोई टेंशन मत लेना, पर इधर जो स्टैटिक पार्ट है, जैसे भाई टारगेट बना लो कि 20 में से मुझे हिस्ट्री में 15 सही करने हैं। पॉलिटी में मेरा मानना है कि लोग है ना 15 में से 15 भी सही कर लेते हैं,
और वो हो जाएगा, मैं फिर बार बता रहा हूँ। अगर एक बार पॉलिटिक्स आपको पीवाई को समझोगे ना, उसका इर्द गिर्द दायरा ही रहता है। तो उन टॉपिक को अच्छे से कर लो भाई, समझ में आया। और देखो ना पैटर्न, देखो ना टॉपिक वही हमेशा यूपीएससी वही पूछ रहा है, एक आध क्वेश्चन इधर उधर भटक जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ हमेशा है। तो इन कोर जो सब्जेक्ट होते हैं उन पे अपना टाइम स्पेंड कीजिए। करंट अफेयर में पहले बता रहा हूँ, टेंशन मत लेना फालतू में, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप अथाह भंडार है करंट अफेयर, ये बात याद रखो। जी सर। ठीक है, तो अपना स्टैटिक पार्ट करो, फरवरी तक है ना पूरा अपना स्टैटिक पार्ट पे कमांड करो, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी, ठीक है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के बेसिक हो साइंस के, ठीक है, ये इस पे अच्छे से काम कर लो। फिर मार्च से करंट अफेयर याद रखना। हाँ, और अभी जो सब्जेक्ट पढ़ते जा रहे हो ना उसका विजन का टेस्ट सीरीज लगाते जाओ, तो कुछ कुछ करंट अफेयर तुम्हारे वहीं से भी तैयार होते जाएंगे, क्योंकि हर अपने जो पेपर में 25 क्वेश्चन करंट अफेयर के डालते हैं, तो आपके सोचो कि 25 टॉपिक तैयार होते जाएंगे। तो ये चीज़ कर लो, इसके अलावा कुछ फालतू करंट अफेयर के पीछे अलग से मत भागना। ठीक है सर। ठीक है, और कोई दिक्कत? सब बढ़िया? हाँ सर, बाकी तो सब ठीक है। चलो पढ़िए, कोई दिक्कत हो तो बताना फिर, है ना। जी सर। चलो ठीक है, बाय बाय।